हेलो ऑल, वेलकम टू करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे ऑटोमन एम्पायर की, जिसे सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं, जो दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला साम्राज्य है। 600 साल तक इसने रूल किया और इसने बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया। 1500 ईस्वी में इसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री थी और सबसे मजबूत इकोनॉमिक कंट्री थी। पर इतनी बड़ी कंट्री आखिर खत्म कैसे हुई, कैसे पूरी तरह से कोलैप्स हो गई? तो चलिए देखते हैं क्या थे वो रीजन जिसने इतनी बड़ी कंट्री को खत्म कर दिया। सबसे पहले आप मैप में देखो कि ओटोमन एम्पायर कहां तक फैला था। आप देख सकते हो इस मैप में जो ग्रीन कलर है वो दर्शा रहा है कि ओटोमन एम्पायर का साम्राज्य है, और जो लाइट ग्रीन है वो वाया ओटोमन एम्पायर की तरफ से उसे हैंडल किया जा रहा था। तो मतलब इतनी बड़ी कंट्री, और आप करंट में देख सकते हो ओटोमन एम्पायर के नाम से तो है नहीं, बस एक टर्की यहाँ पर आप देख सकते हो, बस इतना सा है। अब आप सोचो इतना बड़ा एम्पायर और इतना सा बचा हुआ है। पूरा इजिप्ट, सऊदी अरेबिया का कुछ हिस्सा, ग्रीस, सीरिया, अल्बानिया, बहुत सारी कंट्री, ये देश टूटकर ही बनी है। जब कोई बड़ी कंट्री बहुत तेजी से डेवलप करती है तो वो बहुत से लोगों को खड़कती है। इसमें बहुत से रीजन है और बहुत सी कंट्री शामिल थी, पर एक वीडियो में सब कवर नहीं हो सकता, इसलिए कुछ मेन रीजन जो हिस्टोरियन बताते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला रीजन था, इतनी बड़ी कंट्री थी, इसमें अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, बहुत लोगों के धर्म और कल्चर अलग थे। इसी का फायदा एलाइड कंट्री ने उठाया। एलाइड कंट्री मतलब कई यूरोपियन कंट्री आपस में मिलकर एक फोर्स बनाई, क्योंकि वो अकेले जीत नहीं सकती थी। तो उन्होंने फूट डालना शुरू किया और ये धीरे धीरे हुआ, कोई एक जल्दी से नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा इसमें। जब ऑटोमन एम्पायर वीक होने लगी तो कुछ कंट्री इंडिपेंडेंट के लिए लड़ने लगी और 1870 तक बहुत से राज्य अलग हो गए और वो खुद को एक कंट्री घोषित कर दिया। दूसरा बड़ा रीजन था, ये एजुकेशन की रेस में यूरोपियन कंट्री से बहुत पीछे थे। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि जब ये पूरी तरह से कमजोर हो चुका था तो इसमें करीब 5 से 10% लोग ही पढ़ना जानते थे, जिससे इसने अपने नेचुरल रिसोर्सेस को डेवलप नहीं कर पाए और डॉक्टर, इंजीनियर और इंटेलिजेंस की कमी हो गई, और वो अपने को उतना डेवलप नहीं कर पाए जितना एलाइड कंट्री ने खुद को कर ली थी। तीसरा रीजन है दूसरे कंट्रियों का हस्तक्षेप। कुछ कंट्रियां जानबूझकर इन्हें इकोनॉमिकली कमजोर कर रही थी, इनके इंटरनल मामलों में इनके विरोधियों को वेपन सप्लाई कर रही थी, इकोनॉमिकली हेल्प कर रही थी, कि कह रही थी कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आज भी होता है, इसका जीतता जागता एग्जाम्पल है अफगानिस्तान। चौथा रीजन था रशिया। रशिया इनका एकमात्र सबसे बड़ा दुश्मन था। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही रहते थे और वर्ल्ड वॉर 1 में भी ये दोनों अपोजिट साइड में थे। रशिया से इनकी बहुत सी लड़ाई हुई, जिसमें इनका जान माल का बहुत सा नुकसान हुआ और ये काफी वीक होते चले गए। पांचवा एक बड़ा रीजन था, वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर रॉन्ग साइड से लड़ा। अब रॉन्ग साइड से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टीम हार गई, एक टीम जीत गई, यहाँ टीम बन गई थी, तो जो टीम हार गई तो वो रॉन्ग ही साइड हुआ। वो पहले थोड़ी ना पता था कि वो रॉन्ग साइड है, क्योंकि इन्होंने वॉर से पहले जर्मनी के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन कर ली थी, जो इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्योंकि जो एलाइड फोर्सेस 1915 में थी, उन्होंने इन्वेट कर दिया और इनकी फोर्सेस को लड़ना पड़ा, जिसमें ये हार गए। करीब इनके 5 लाख सोल्जर मारे गए और करीब 3 लाख या तो इंजर्ड हुए या बीमार हो गए। आखिर 1918 में ब्रिटेन से इन्होंने वॉर को क्विट कर ली। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर का बंटवारा जो जीता था उनके हिसाब से हुआ और बहुत सारी ट्रीटी साइन की, सैंक्शन लगाए गए और इनको बहुत से टुकड़ों में बांट दिया गया कि ये बिल्कुल कमजोर हो जाए। इसी वजह से आज आप देख सकते हो कि जो ऑटोमन एम्पायर है मैप से नहीं है, वो टर्की के नाम से आपको मैप में दिखेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर में जो बचे हुए लोग थे उन्होंने क्या किया, उसको कवर करूंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।